Hello students, let us start our chapter number 5, that is morphology of flowering plants. Okay, so before proceeding forward, let us know about what is morphology. What is the meaning of morphology? So morphology, it is the name given to the science that deals with the study of the form एंड स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स. ठीक है, मॉर्फोलॉजी एक ऐसा साइंस है, ठीक है, जो कि ऐसी स्टडी को डील करता है किसी भी चीज के स्ट्रक्चर और फॉर्म, ठीक है, कि उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है और उसके कैसे फॉर्म होते हैं, उसका यूज क्या है, फंक्शन क्या है. तो ये सारी चीजों की पर्टिकुलर स्टडी के बारे में जो साइंस है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी. सो यहाँ पे हम लोग किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यानी कि एक प्लांट के अंदर जो जो पार्ट्स है, ठीक है, उसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी नो मैटर विच प्लांट, आप कोई सा भी प्लांट ले ले. ठीक है, अगर हम प्लांट के बारे में कहें तो कोई सा भी आप प्लांट ले ले, उसमें क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर हम उसकी फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड्स द रूट. ठीक है, तो कोई भी अगर प्लांट ले ले, फ्लावरिंग प्लांट है तो वो उसके अंदर क्या क्या चीजें सेम होंगी, बेसिक चीजें. रूट्स के बारे में हम उसके पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी के अंदर रूट्स आ जाते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स इन डिटेल. ओके, दैट इज अ मॉर्फोलॉजी, okay, of a thing. Now first we will take root. So root क्या है? The part which grow inside the soil. ठीक है, जो soil के अंदर जाता है, ग्रो करता है, वो है root. ठीक है, अब यहां देखिए root क्या है? root arises from part other than the radicle and roots develop from the radicle of the seed. So root भी दो तरीके के होते हैं. एक जो सीड से अलग ग्रो करता है, ठीक है, जो सीड के अंदर रेडिकल होता है, जिसके अंदर से हमारा रूट स्टार्ट होता है, बिगन होता है. ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट में जिनमें से रूट्स निकलते हैं. ठीक है, तो इन रूट को, ये दो तरीके के रूट हो गए जो कि रेडिकल से निकलते हैं और ये प्लांट के दूसरे पार्ट से निकलते हैं. ठीक है, अब जो रेडिकल से निकलते हैं, सीड में से जो डेवलप होते हैं, उनमें दो तरीके के होते हैं. एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. ठीक है, टैप रूट के अंदर एक मेन रूट होता है, फाइब्रस रूट के अंदर कोई भी मेन रूट नहीं होता है. अब ये देखिए, ये मोटा वाला पार्ट है जो मेन सीधे नीचे जा रहा है, ये मेन रूट है. ठीक है, जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं. इनके अलावा उसके बाद फिर इसके अंदर सब ब्रांचेस है. ठीक है, और सब ब्रांचेस के अंदर भी मैनी ब्रांचेस निकले हुए हैं. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? लेटरल रूट और सेकेंडरी रूट, देन टर्शियरी रूट, उसके अंदर भी एक क्वाटरनरी रूट्स. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रूट्स के सब ब्रांचेस होने लगते हैं. तो ये क्या है? इसके पास एक मेन रूट है. सो यहाँ पे देखिए फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं है. इसमें ये जो स्टेम पार्ट रहता है, स्टेम पार्ट से ही यहाँ पे बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं और उसमें सब ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, तो ये कहलाता है फाइब्रस रूट. इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोकॉट प्लांट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, घास वगैरह की, घास जैसी जितनी प्रजातियां रहती हैं सबके अंदर यही आता है, मोनोकॉट प्लांट. ठीक है, प्लांट. देन इसके अंदर डाइकॉट प्लांट, जैसे कोई जितने जो पेड़ वगैरह होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है? ऐसा एक मेन रूट होता है, उनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है. ठीक है, मैंगो एंड मस्टर्ड फॉर एग्जाम्पल. देन अब हमने ये जो एक देखा था रेडिकल, जो कि रेडिकल से डेवलप होता है, उसके टू टाइप्स है, और जो अदर पार्ट से अराइज होते हैं, रेडिकल से ना होके किसी दूसरे पार्ट से अराइज होते हैं, तो उस तरीके के रूट्स को कहते हैं एडवांटेशियस रूट. ठीक है, जैसे कि आपने देखा है बनियान ट्री में, शुगर कैन में. ठीक है, ये देखिए शुगर कैन, यहाँ नीचे ये फाइब्रस रूट है उसका, और उसके अलावा ये जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर भी यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए कुछ रूट्स आ जाते हैं. ठीक है, ये कहलाता है एडवांटेशियस रूट, जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यहाँ पे अपने आप डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज एडवांटेशियस रूट. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. प्रोवाइड एंकरेज, ठीक है, यानी कि इनकी मोटाई को बढ़ाता है धीरे धीरे. देन स्टोरिंग रिजर्व्स
फूड मटेरियल, ठीक है, स्टोरिंग फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, स्टोरिंग का काम भी करता है, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक। सो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी। देन रीजन ऑफ द रूट्स, सो लेट अस सी रीजन्स ऑफ द रूट। हेयर रूट्स, ठीक है। सो ये जो टिप पार्ट होता है जो कि पेनिट्रेट होता चला जाता है, नीचे बढ़ता चला जाता है, ठीक, तो उसके ऊपर एक क्या होता है, एक स्वेलन पार्ट होता है जिसे रूट कैप कहा जाता है, जो कि यहाँ के जो सॉइल है, ठीक है, उससे खराब होने से ये रूट कैप बचाता है। देन इस रीजन को, ये जस्ट कैप के नीचे वाला एक रीजन है जहां पे सेल डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तभी तो ये रूट्स बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल होता है, ठीक है। ठीक, इसलिए ये बहुत जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। तो हर एक जो सब ब्रांचेस हैं उनके टिप में भी ऐसा रूट कैप रहता है और वो भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं ना। इसके ऊपर का जब ये यहाँ पर ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी लंबाई और बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो यहाँ पे ये रीजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ वाला जो सेल है अब वो पुराना हो गया है, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो यहाँ पे डिवाइड होना बंद होके अब उसका सेल का साइज बड़ा होगा, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी सेल का साइज पहले छोटे छोटे थे, बहुत सारे डिवाइड हो गए, ठीक है। अब जब वो पार्ट आगे बढ़ गया तो इसका क्या हो गया, मैच्योर होने का टाइम आया, तो ये क्या होंगे, अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक। तो जैसे ही इनका साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे इसकी मोटाई भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब ये बड़ा हो रहा है उसके बाद क्या आता है पार्ट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि अब ये जो सेल है वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे और पर्टिकुलर साइज के हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए रूट्स में हेयर होते हैं, रूट हेयर, जो कि एब्जॉर्प्शन के काम आता है, जो कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है। सो दिस आर द पार्ट रीजन्स ऑफ द रूट। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। सो रूट्स का मॉडिफिकेशन भी हुआ है, ठीक है। सो किस लिए हुआ है, तो क्या जरूरत थी, मॉडिफिकेशन नीडेड टू फुलफिल देयर नीड्स अदर देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अलावा भी और कई सारी उनकी नीड थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, सबके पास नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा भी और कुछ चीजें थी, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो सारे प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, कुछ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सो ये मॉडिफाई क्यों हुए हैं, सो सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो सपोर्ट यहाँ कहा जाता है, दो जगह होता है मॉडिफाइड सपोर्ट के लिए, बनियान ट्री में, अगर वो रूट देखो आपने बनियान ट्री में देखा होगा जो ऊपर से नीचे झूलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वेट बढ़ता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें से रूट्स निकलते हैं, तो वो कौन से रूट कहलाते हैं, प्रॉप रूट कहलाता है। ऐसा ही ये काफी धीरे धीरे आपने देखा है मोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे जाके नया रूट पकड़ लेता है और वो कई सारे प्लांट्स में यानी कि न्यू एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह सपोर्ट में शुगर कैन में भी अभी हमने देखा एडवांटेशियस रूट के हिसाब से था, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जैसे ये था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग वैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर शुगर कैन में भी एक सपोर्ट मिला था, तो ये कहलाता है स्टिल्ट रूट, ठीक है। नाउ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, क्लियर है। सो स्टोरेज के लिए यहाँ पर देखिए स्वीट पोटैटो एंड कैरोट, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो एंड कैरोट क्या है, ये एक तरीके से रूट ही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। ये दोनों रूट है, ठीक, आपने देखा ही है। टुर्निप है, फिर बीट है, कैरोट है, स्वीट पोटैटो है, ये सब क्या है, रूट है, मॉडिफाइड रूट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। नाउ फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, एक आपने
राइजो ये राइजोपोरा नाम का एक प्लांट होता है, ठीक है, जो कि दलदली एरिया में होता है। दलदली एरिया में क्या होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर एयर नहीं होता है, और एयर नहीं होता है इसलिए जो रूट्स हैं वो सांस ब्रीथिंग नहीं कर पाती है। तो इस सॉइल हमेशा कैसी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट्स भी ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पे दलदली एरिया में क्या होते हैं, पोरस, वहां पे एयर जो होती है वो उसमें सॉइल में नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से रूट्स जो होते हैं उन प्लांट्स जो दलदली एरिया में है उनकी जरूरत होती है ब्रीथिंग करने की। तो उनके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रूट्स हैं जो कि मिट्टी के अंदर से ऊपर आए हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर कहते हैं। और ये कौन सा प्लांट है, राइजोफोरा। तो ये किस पर्पज से बाहर आते हैं, फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। सो हमने देखा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए देखा, क्लियर है। देन यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए देखा, एंड फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो ये 3 इनका काम था। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेम। सो what is stem? Part above the soil bearing branches, leaves, flower and fruits is called as stem. Okay, so stem आपने जानते ही हैं, बहुत अच्छे से स्टेम के बारे में जानते हैं। तो स्टेम के अंदर क्या क्या होता है, 2 चीज होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो नोड्स क्या होता है, द रीजन वेयर लीव्स आर बोर्न, ये रीजन जहां से लीफ एराइज होती है वो कहलाता है नोड, ठीक है। और इंटरनोड क्या होता है, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है इंटरनोड, क्लियर ना। स्टेम के अंदर 2 तरीके के बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो 2 तरीके के बर्ड्स होते हैं। एक होता है टर्मिनल बर्ड, ठीक है, जहां से ग्रो कर रहा है, जहां से वो बढ़ रहा है, नए नए पत्ते फोड़ रहा है। बर्ड्स क्या होते हैं, नए नए पत्ते जहां से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं। एक आपने ऊपर सबसे टॉप में देखा होगा जिसे एपाइकल और टर्मिनल बर्ड कहा जाता है। प्राइमरी ग्रोइंग रीजन एट द टॉप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है। और दूसरा कहलाता है एक्सिलरी बर्ड और लैटरल बर्ड, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द लीफ नोड ऑफ द स्टेम। सो यहां से भी आप देखे होंगे, यहां से भी नोड्स और नए पत्ते जनरेट होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फ्लावर फ्रूट्स के लिए भी बर्ड जनरेट होते हैं। तो ये कहलाता है एक्सिलरी और लैटरल बर्ड्स, ठीक है। Now, what is the function of the stem? So, spreading of branches, bearing leaves, flower, fruits, ठीक है। तो इनको बड़ा करना, बढ़ाना, इनको ग्रोथ देना, ये स्टेम का काम है। सेकेंड, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वाटर, मिनरल और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर किया गया है वो पूरे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, स्टेम का है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखा था वैसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी होता है। सो फॉर स्पेशल फंक्शन, तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो कुछ स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे, तो उनकी कुछ ऐसी जरूरतें थी जिसकी वजह से वो यानी कि सॉइल के ऊपर नहीं बल्कि सॉइल के नीचे स्टेम है, वो आखिर क्या है, स्टेम है, लेकिन वो कहाँ ग्रो करते हैं, जमीन के नीचे। तो ज्यादातर इनका यूज करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि जिंजर है, ठीक है। सो जिंजर है और क्या अरबी है, ठीक है। ये सब क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टोरेज के लिए है। और आपने देखे होंगे उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वहां से काट करके भी अगर आप लगा दें तो वहां से नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। ने सब एरियल मॉडिफिकेशन, सो सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी आधा पानी और आधा यानी आधा सॉइल में और आधा, ठीक है, ये पूरा अंडरग्राउंड है, सॉइल के पूरा अंदर है। सब एरियल यानी आधा जमीन के ऊपर आधा जमीन के नीचे। और ये भी किस लिए होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि उनको भी कट करके लगा दिया जाए तो वो लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्टोरेज ऑफ फूड, और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन यानी कि जमीन पर, ठीक है। तो किस लिए होता है, ज्यादातर क्लाइंबिंग के लिए होता है, ठीक है, क्लाइंबिंग पर्पज से होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि अगर किसी किसी में ये कांटेदार हो जाते हैं स्टेम, छोटे छोटे कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस कांटे के पास से फिर लीफ हल्की हल्की निकलती है,
ठीक है। सो वो एरियल मॉडिफिकेशन कहलाते हैं और खाना बनाने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि वो ग्रीन होते हैं तो खाना बनाने के काम में भी आते हैं, ठीक है, और फोटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं। लीफ बेस होता है, ठीक है, जैसे ये लीफ बेस कहलाता है, ठीक है। पीटियोल, ये जो ये पार्ट होता है जिससे ये जुड़ा होता है, ये पीटियोल कहलाता है, और लेमिना, और ये जो ग्रीन पार्ट होता है वो लेमिना कहलाता है, ठीक है। अब प्लांट में 2 तरीके के लीफ में 2 तरीके का वेनेशन होता है। 2 तरीके के लीफ आपने देखी होगी, जिसमें एक सीधी धारियां होती है वो पैरेलल कहलाता है, और जिसमें इस तरीके की तिरछी धारियां होती है वो रेटिकुलेट कहलाता है। नाउ टाइप्स होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सो ये जो हमने ये देखा, यानी कि एक जगह से एक लीफ अगर जनरेट होता है और यहाँ से बीच से कोई कट नहीं है, बिल्कुल सिंपल जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो लेमिना में कहीं और तरीके का कुछ नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, ये सिंपल। और कंपाउंड में क्या होता है, जब ये एक निकलता है और इसमें से ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ये जो पत्तियां हैं ये डिवाइड हो जाती हैं तो ये कंपाउंड कहलाती है। अब ये भी 2 तरीके की होती है, ये एक इस तरीके से डिवाइड होती है और एक ही पॉइंट से बहुत सारी अलग अलग जुड़ी हुई रहती है, लेकिन यहाँ से अलग रहती है, बाकी यहाँ से कहीं और से जुड़ी नहीं रहती, बस एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से पूरे अलग अलग होती है पिनेटली कंपाउंड कहलाती है, और ये पाल्मेटली कंपाउंड कहलाती है। नाउ लीफ में भी मॉडिफिकेशंस है। लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है, यानी कि अंगूर में आपने देखा होगा इस तरीके से ये जो टेंड्रिल्स होते हैं सपोर्टिंग के लिए, जैसे कि हमारे मटर में होता है, ठीक है। स्पाइंस किसी किसी में वो कांटेदार बन जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कैक्टस में होता है, ठीक है। सो कैक्टस का ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये स्टेम होता है, ठीक है, और इसमें जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, लीफ होता है। इसी तरह से ऑनियन किस लिए काम आता है, वो भी एक लीफ है, लेकिन किस लिए मॉडिफाइड है, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। Stem modifications. Stems present completely inside the soil are called underground stems. Axillary and terminal buds act as organs of vegetative propagation. They are protected from herbivores by being present in the soil. Based on the growth patterns and the parts which store food material, underground stem modifications are of 4 types. It grows horizontally below the soil, developed into branches. These branches store food materials as well as maintain horizontal growth of the rhizome. Terminal bud develops and produces aerial branches. It remains alive even in drought conditions. Examples: Zingiber of it bears nodes and internodes. Apical bud is big and produces aerial shoot. Adventitious roots normally develop from the base but sometimes also from the sides. Contractile roots or pull roots. Colocasia tuber. Underground stems produced from the underground branches of the tubers. These were awesome. Potato. Starch is stored in inulin is stored in the stem tubers. Stichus tubifera. Stichos. When internodes break off, the nodes partly aerial and partly underground is called subaerial stems. These are found in some weak-stemmed plants. 4 types. There are and 4 offsets.
These are found in some weak-stemmed plants. They are rooted at every node. Examples: Hydrocorus, some species of oxalis. Stolons. Subaerial stems develop from the lower branches of the stem are called stolons. Roots into the soil. When these branches are separated, raising plants vegetatively. These are underground branches and grow obliquely upwards. Adventitious roots from the lower surface. Chrysanthemum, Manatha. Subaerial stems, which are short, slender branches of one and Eichhornia. These are rarely found in terrestrial plants like Agave americana. A permanent change or deviation occurs in the structure of the stem to perform new functions which are suitable to the surrounding environment is called stem modification. Aerial stem modifications. And 3. A permanent change or deviation occurs in the structure of aerial stem to perform stem tendrils. A long, wiry, spirally coiled, delicate, sensitive structures formed by the modification of buds are called stem tendrils of the plant body over the supports. Examples: buds develop into tendrils. They are leaf opposed. Vitis vinifera. Terminal buds develop in formed by the modification of buds are called thorns. They are provided with vascular tip. Bougainvillea. Axillary buds are developed into thorns. These thorns bear leaves and flowers. Punica granatum. Axillary buds develop into thorns. These are branched. These thorns bear leaves. Carissa corundus. The terminal bud produces a pair of thorns. Lamina is present without any incisions or cuts on it. There are no incisions or cuts in the lamina. Now, if ever an incision is present, it doesn't reach the midrib. Such type of leaves are known as simple leaves. They can be seen in case of ficus, radish, mango, etc. Next, compound leaves. In compound leaves, the lamina is broken up. According to the incision in the lamina, compound leaves are of two types, that is pinnately compound and palmately compound. And reaches the midrib. As a result, the lamina is broken up into leaflets this way. The incision develops from the leaf margin and reaches the leaf midrib, dividing the lamina into leaflets. In this case, the midrib is referred as rachis. Reaches
the leaf or the base of the lamina. So in case of pinnately compound, the incision develops from the leaf margin and reaches the midrib, while in case of palmately compound, the incision develops from the leaf apex and reaches the base of the lamina. So in case of palmately compound leaf, there is no rachis as found in case of the pinnately compound leaf. Pinnately compound leaves can be further divided into different types according to the number of times the lamina is broken up. First, leaflets. In this there are 6. In this there are many leaflets. Example is bombax, commonly referred as silk cotton tree. The stem of a plant is genetically determined and is often a characteristic of a particular species. Phyllotaxy is the term to describe this arrangement. One has alternate phyllotaxy. The leaves are found on nodes on both sides of the stem and move up in stage levels one side at a time. If a plant has opposite phyllotaxy, the leaves are also found on nodes on each side of the stem. This time the leaves are found opposite to one another going up the stem. If a plant has decusate phyllotaxy, the leaves are found in pairs like an opposite phyllotaxy, but each successive pair is found at a right angle to the previous pair. If a plant has whorled phyllotaxy, then there are more than 2 leaves at each node. If a plant has spiral phyllotaxy, it is similar to those with alternate phyllotaxy, except instead of the node being on the 2 sides of the stem, they move up the stem with a specific change in angle moving around the stem. Thank you for watching.